दोस्तों ये साल था 1959 का। अर्जेंटीना का शहर ब्यूनस आयरस। यहाँ पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था क्लाउस आइकमैन। एक दिन सुबह के समय आइकमैन एक व्यक्ति के घर पर उससे मिलने जाता है। उस आदमी का नाम था लोथर हार्मैन। लोथर की बेटी का नाम था सिल्विया। दरअसल क्लाउस और सिल्विया एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। इसीलिए क्लाउस अपने होने वाले ससुर लोथर से मिलने गया था। अभी दोनों बैठकर बातें ही कर रहे थे, तभी क्लाउस के मुंह से एक बहुत बड़ा सच निकल जाता है। वो बातों ही बातों में कहता है कि दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं यहूदी, उनको तो दुनिया से मिटा देना चाहिए। मेरे पिता यहूदियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में काफ़ी छोटा था, नहीं तो मैं भी यहूदियों को मिटाने की इस लड़ाई में शामिल होता। अब दोस्तों क्लाउस के मुंह से निकले ये शब्द एक ऐसी घटना को अंजाम देने वाले थे जिसे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के एक बहुत बड़े पाप का अंत होने वाला था। एक ऐसा पाप जिसने लाखों यहूदियों की जान ली। उसने जर्मनी में रहकर यहूदियों के अधिकार खत्म किए, उसको घर से बेदखल किया और उनको यात्रा शिविर में ले जाकर उनकी जान ले ली। उसको यहूदियों से इतनी नफरत थी कि वो छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं करता था। इस वीडियो में जानेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के एक बहुत बड़े अपराधी के अंत की कहानी, जो आपको हैरान करके रख देगी। दोस्तों क्लाउस के मुंह से निकली इस बात की वजह से लोथर क्लाउस की मानसिकता को समझ जाता है, क्योंकि क्लाउस नाजी समर्थक था और अनजाने में उसने अपनी मन की बात बोल दी। लेकिन इधर क्लाउस को नहीं पता था कि वो ये सब बातें किसके सामने बोल रहा है, क्योंकि लोथर एक यहूदी था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने फैमिली की जान होलोकॉस्ट के दौरान बचाई थी और फिर लोथर अपनी फैमिली को लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना आ जाता है। उसके साथ लोथर के मन में कहीं न कहीं ये बात भी थी कि युद्ध हारने के बाद नाजी सेना के बहुत से बड़े लोग अर्जेंटीना में आकर छुप गए हैं। और जब क्लाउस लोथर को ये बात कहता है तो लोथर को क्लाउस पर शक होता है। क्लाउस लोथर को बताता है उसके पिता की तो वर्ल्ड वॉर 2 में मृत्यु हो चुकी थी, अभी वो अपने चाचा रिकोल्डो क्लेमेंट के साथ रहता है। लेकिन इधर लोथर समझ गया कि क्लाउस उसे झूठ बोल रहा है। असल में वो अपने चाचा नहीं बल्कि वो अपने पिता के साथ रहता है, और जिस आदमी का नाम वो रिकोल्डो क्लेमेंट बता रहा है, असल में उस आदमी का नाम है एडोल्फ आइकमैन। वो आइकमैन जो लाखों यहूदियों की मौत का जिम्मेदार था। उसके एक आदेश पर हजारों यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। अब दोस्तों वैसे तो लोथर खुद आइकमैन को जानता नहीं था, लेकिन उसे शक था कि क्लाउस का चाचा ही एडोल्फ आइकमैन है। इसलिए उसने ये सारी जानकारी जर्मनी में रह रहे एक वकील फ्रिड्रिच बाउर को दे देता है। बाउर एक वकील था और उसने ऐसे कई नाजियों को सजा दिलवाई थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदियों की हत्या की थी। अब दोस्तों जब बाउर के पास एडोल्फ आइकमैन की ये जानकारी आई तो बाउर ने ये जानकारी तुरंत ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दे दी, क्योंकि मोसाद आइकमैन को ढूंढ रही थी। अब जब मोसाद के पास ये जानकारी पहुंची तो मोसाद को इस जानकारी पर शक था, क्योंकि उन्हें पता था कि एडोल्फ आइकमैन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो काफ़ी चालाक आदमी था और एडोल्फ इतनी आसानी से उनके चुंगल में नहीं फंसने वाला। इसीलिए दोस्तों मोसाद ने अपने कुछ एजेंट अर्जेंटीना भेजे ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि जिस आदमी की जानकारी उन्हें मिली है वो एडोल्फ है या फिर कोई और। उसके बाद दोस्तों मोसाद के एजेंट अर्जेंटीना आते हैं और क्लाउस के चाचा जिसका नाम रिकोल्डो क्लेमेंट था उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। पता ये चलता है कि रिकोल्डो क्लेमेंट ब्यूनस आयरस शहर की गारी बालडी नाम की एक जगह पर रहता है और वो एक कंपनी में काम करता है। सबसे पहले मोसाद के एजेंटों ने उस जगह पर एक कैमरा लगाया जहां पर रिकोल्डो आता जाता रहता था। उसके बाद रिकोल्डो की बहुत सारी तस्वीरें मोसाद को भेजी जाती है और मोसाद ने रिकोल्डो की उन तस्वीरों को होलोकॉस्ट से बचे उन यहूदियों को दिखाई जो आइकमैन को अच्छे से जानते थे। अब दोस्तों उन यहूदियों ने जब रिकोल्डो की ये तस्वीरें देखी तो उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये आदमी एडोल्फ आइकमैन ही है। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एडोल्फ आइकमैन अपना नाम बदलकर अर्जेंटीना में छुप कर रह रहा था। और इस जानकारी के बाद शुरू होता है मोसाद का सबसे सीक्रेट मिशन फिनाले। अब दोस्तों इससे पहले कि हम मोसाद के इस मिशन के बारे में जानें, उससे पहले ये जानते हैं कि एडोल्फ आइकमैन था कौन और क्यों वो लाखों यहूदियों की मौत का जिम्मेदार था। दोस्तों एडोल्फ आइकमैन का जन्म 19 मई 1906 को सोलिंगन जर्मनी में हुआ था। एडोल्फ का परिवार मध्य वर्गीय था। जब आइकमैन 7 साल का था तो उसका परिवार ऑस्ट्रिया के लीज शहर चला जाता है।
आइकमैन बचपन में पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वो एक तेल कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करने लगता है। उसके बाद 1932 में उसने नाजी पार्टी NSDAP और उसकी अर्धसैनिक शाखा SS को ज्वाइन कर लिया। इस शाखा में आइकमैन बहुत अच्छा काम करता है और इसीलिए 1934 में उसे नाजियों की एक खुफिया एजेंसी में ज्वाइनिंग मिल जाती है। दोस्तों, आइकमैन अपना काम बहुत ही अच्छे से करता था और इसीलिए धीरे धीरे वो नाजियों की नज़र में आया और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। 1935 से लेकर 1944 तक नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ कई सारे कानून बनाए थे और इन सभी में आइकमैन की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे कि 1935 में आइकमैन को यहूदियों पर नजर रखने और उन्हें जर्मनी से बाहर निकालने का मिशन दिया गया था, क्योंकि इसी साल नाजी एक कानून लेकर आए, नूरनबर्ग, जिसके तहत यहूदी नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए और यहूदियों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा से भी हटा दिया गया। उसके बाद आइकमैन 1937 में फिलिस्तीन जाकर यहूदी नेताओं से संपर्क करना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आइकमैन को फिलिस्तीन में घुसने नहीं दिया। इसीलिए आइकमैन वापस जर्मनी आता है और फिर जर्मनी एक और कानून बनाती है, क्रिस्टल नाखत। इसे टूटे कांच की रात भी कहा जाता है, जिसमें नाजियों ने यहूदियों के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले किए और उनका सब कुछ लूट लिया गया। दोस्तों, इसी कानून के तहत हजारों यहूदियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें यातना शिविरों में भेज दिया गया। उसके बाद 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और फिर आइकमैन को वहां पर यहूदियों को जबरन देश से निकालने की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद दोस्तों 20 जनवरी 1942 को बर्लिन में वांसी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसमें यहूदियों के संपूर्ण विनाश यानी होलोकॉस्ट की योजना को अंतिम रूप दिया गया था। इस मीटिंग में आइकमैन भी शामिल था और उसी ने फाइनल सॉल्यूशन को लागू करने की पूरी व्यवस्था की थी। दोस्तों, आइकमैन ने लाखों यहूदियों को ट्रेन में भरकर यातना शिविरों तक पहुंचाया था। जो लोग होलोकॉस्ट से जिंदा बचे थे, उन लोगों के अनुसार आइकमैन के एक ऑर्डर पर हजारों यहूदियों को एक साथ गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। वैसे आप ये बात तो जानते ही होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 60 लाख से अधिक यहूदियों की जान गई थी और इसमें एडोल्फ आइकमैन का एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन दोस्तों, जब 1945 में जर्मनी हार गया तो आइकमैन ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन पहचान छुपाने के लिए उसने नकली दस्तावेज बनाए और 1946 में वो जर्मनी से ऑस्ट्रिया भाग गया। वहां पर वो करीब 4 साल तक रहता है। उसके बाद 1950 में उसने इटली से रेड क्रॉस के फर्जी कागजात लेकर अर्जेंटीना के लिए जहाज पकड़ा और अर्जेंटीना में जाकर उसने अपना नाम बदल दिया और रिकॉर्डो क्लेमेंट रख दिया। उसके बाद आइकमैन ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी अर्जेंटीना बुला दिया और ब्यूनस आयरस शहर में एक नई पहचान के साथ रहने लगा। अब दोस्तों, जैसा कि शुरू में हमने जाना कि 1959 में आइकमैन की ये जानकारी मोसाद को मिलती है और फिर शुरू होता है मोसाद का मिशन फिनाले। दोस्तों, इस मिशन में इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने आइकमैन को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया ताकि इजराइल का कानून उसे सजा दे सके। उसके बाद मोसाद के प्रमुख इसर हेरेल ने एक गुप्त टीम बनाई जिसमें करीब 11 लोग शामिल थे और इन सभी 11 लोगों को फर्जी पहचान और पासपोर्ट के साथ अर्जेंटीना पहुंचा दिया गया। अब दोस्तों, जब मोसाद के एजेंट अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले आइकमैन की रोजाना की रूटीन पर नजर रखना शुरू की। दरअसल दोस्तों, आइकमैन, जिसने अपना नकली नाम रिकॉर्डो रखा था, वो हर दिन शाम को 7:40 पर एक बस से उतरता था और एक गली के रास्ते से वो अपने घर तक जाता था। जब मोसाद के लोगों को आइकमैन की पूरी रूटीन पता चल गई तो फिर तारीख आती है 11 मई 1960 की। ये शाम का समय था और सभी एजेंट तैयार थे। सबसे पहले उन्होंने गारीबारडी स्ट्रीट पर आइकमैन के घर के पास में एक कार खड़ी कर दी और कार के बोनट को खोलकर वो सभी एजेंट ऐसे खड़े हो गए मानो वो कार को ठीक कर रहे हो। अब दोस्तों, जैसे ही 7:40 होते हैं तो आइकमैन एक बस से उतरता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सभी एजेंट आइकमैन को पकड़कर अपनी कार में डाल देते हैं। उस वक्त आइकमैन चिल्लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज कोई सुन पाता, उसे बेहोश कर दिया गया और कार में डालकर उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गए। अब दोस्तों, यहां तक तो मोसाद का काम काफी आसान था, जो उन्होंने बड़ी ही सफाई से किया, लेकिन सबसे बड़ा टास्क ये था कि आइकमैन को बिना अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को बताए इजराइल लेकर जाना था।
उसके साथ इन लोगों को ये काम बहुत ही जल्दी करना होगा, क्योंकि यदि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि आइकमैन गायब हो गए हैं तो वो इस मामले की जांच शुरू कर देंगे और उसके बाद आइकमैन को इजराइल ले जाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोसाद की टीम ने एक बहुत ही गुप्त योजना बनाई। दरअसल 21 मई 1960 को इजरायली एयरलाइंस एल आल की एक फ्लाइट अर्जेंटीना में इजरायली डिप्लोमेट्स को लेने आई थी और मोसाद की ये योजना थी कि वो आइकमैन को इसी प्लेन में बैठाकर इजराइल लेकर जाएगी। उसके बाद दोस्तों मोसाद के एजेंटों ने आइकमैन को नशे की दवाई दी, जिससे वो बेहोश हो गया और उसे इजरायली पायलट की एक वर्दी पहना दी गई और फिर आइकमैन को एक व्हीलचेयर पर बैठाया गया। दरअसल मोसाद के लोग उसको एक बीमार पायलट की तरह दिखा रहे थे। उन लोगों ने व्हीलचेयर पर बैठाकर आइकमैन को बिना किसी संदेह के फ्लाइट तक पहुंचा दिया और 22 मई 1960 को यह विमान इजराइल के तेल अवीव के एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 11 अप्रैल 1961 को यरूशलेम में आइकमैन पर मुकदमा शुरू होता है। ये मुकदमा पूरी दुनिया में पहली बार टेलीविजन पर लाइव प्रसारित किया गया था। इस मुकदमे के दौरान 100 से अधिक होलोकॉस्ट पीड़ितों ने आइकमैन के खिलाफ गवाही दी थी और इसीलिए 15 दिसंबर 1961 को युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध और यहूदी नरसंहार के लिए आइकमैन को दोषी ठहराया जाता है और अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, जिस आदमी ने लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया, जिसने महिलाओं और बच्चों पर भी रहम नहीं किया, उस आदमी को 1 जून 1962 को फांसी दे दी गई। वैसे दोस्तों, फांसी के बाद भी इजराइल नहीं रुका। उसने आइकमैन का अंतिम संस्कार समुद्र में किया ताकि उसकी कब्र ना बने और नाजी विचारधारा के समर्थक लोग उनका स्मारक ना बना सके। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।